ओके। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है। कैसी एनर्जी? एक कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट एनर्जी है जिसको हम एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है। आपके फैंस, आपकी बल्ब्स, आपके एयर कंडीशनर्स, आपके अवन्स, टोस्टर, सब इस पे चलते हैं। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे लिए बहुत काम की चीज है, बहुत काम करती है हमारे। अब इलेक्ट्रिसिटी बनी किससे है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से बनी है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो ये एनर्जी है, ये चार्ज की वजह से है। आज की डेट में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी होती है। बट पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। अभी बात कर लेंगे हम इसके बारे में। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है। कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके। यानी आपके पास एक वायर है, कंडक्टर है, आप उसको सेल से जोड़ दो तो उसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है। तो चार्ज फ्लो करने लग जाएगा, चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ओके। तो जैसे कि ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसमें एक बैटरी लगाएंगे हम। ठीक है। फिर एक बल्ब लगाया, फिर एक स्विच लगाया और उसको कंडक्टर से जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जैसे कि इस केस के अंदर हम बल्ब, बैटरी, स्विच ये ले रहे हैं। ये जब कंडक्टर की हेल्प से हम कनेक्ट कर देते हैं तो जो ये कनेक्शंस बनते हैं, ये जो पूरा सिस्टम बनता है, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है। अब जब की ऑन करी जाएगी या की स्विच ऑन करेंगे, हम की क्लोज करेंगे। क्लोज करने का मतलब है, ये जैसे ये स्विच की बना रखी है मैंने, इसमें दो आप पैरेंथेसिस यानी आप ब्रैकेट्स देख रहे हो और उसमें एक डॉट बनाया हुआ है, तो यानी की स्विच ऑन कर दी है। जब हम ऐसा करते हैं तो करंट स्टार्ट हो जाता है। बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ी डंडी है वो पॉजिटिव, और जो छोटी डंडी है बैटरी की, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो करंट हम मार्क करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप देख सकते हो एरोज मैंने मार्क करी है, पॉजिटिव से जाती है। जब ये बल्ब के अंदर पहुंचेगा करंट तो ये बल्ब ग्लो कर देगा, बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। और फिर ये सर्किट कंप्लीट होगा जब ये करंट फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो आपको वेरियस डिवाइसेस जो कनेक्ट करी गई हैं उसको कैसे कनेक्ट किया गया है और करंट कैसे फ्लो कर रहा है उसके बारे में बताता है। दो तरह से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। दोनों में फर्क क्या है देखते हैं। ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब है जो पुराने टाइम से चला आ रहा हो, उसको कन्वेंशनल बोलते हैं। ठीक है। वर्ड कन्वेंशनल का ये मतलब होता है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटम में जब डिस्कवर हुए, आपने क्लास 9th में पढ़ा है इसके बारे में, उससे बहुत पहले ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो चुकी थी। तो उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की वजह से हो रहा है। ओके। यानी पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में भी देखा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, और उसी को हमने डायग्राम में भी बनाया। ओके। सो इसको कन्वेंशनल करंट बोला गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इनकी डिस्कवरी से पहले
ये मान लिया गया था कि करंट का फ्लो में यानी पॉजिटिव चार्ज का फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें नोट करने वाली कि कन्वेंशनल करंट को हम डायग्राम पे मार्क करेंगे बाद में लेटर ऑन। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट पे आए अगर हम, तो बाद में ये डिस्कवर हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है, और ये पाया गया जब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए कि जो करंट का फ्लो है ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। मेटल जो कंडक्टर बनाते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से ये करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरह के करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। जो कन्वेंशनल करंट है उसके ऑपोजिट इसकी डायरेक्शन। बट डायग्राम में हम इसको मार्क नहीं करते, आज भी वही कन्वेंशन फॉलो हो रहा है। क्या? पॉजिटिव टू टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इवन दो अब हम जानते हैं कि करंट किस लिए फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन हम उसको मार्क नहीं करते। तो ये लिखा भी है नोट में, क्या कि इट इज नॉट मार्क्ड ऑन दी डायग्राम। डायग्राम पे मार्क नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट को, उसमें हम कन्वेंशनल करंट ही मार्क करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही ये करंट फ्लो कर रहा है। बट हम कन्वेंशन जो पुराना चला आ रहा था उसी को चलने दिया उन्होंने, क्योंकि इतने सारे डायग्राम्स बन चुके थे, इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी डिवाइसेस के सर्किट्स ड्रॉ कर लिए थे, सबको बदलना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दो। ये अब हमें समझ आ गई है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन डायग्राम के अंदर हम पॉजिटिव टू टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ही मार्क करते रहेंगे उसको। डायग्राम में हम मार्क अभी भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, इलेक्ट्रिक करंट को अब डिफाइन कर लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? ओके, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। से जैसे ये डायग्राम में बना रखा है, एक इलेक्ट्रिक वायर मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, और उसमें उसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या सिलेंड्रिकल शेप में है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसका जो फेस है ये सर्कल की शेप में है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके थ्रू ये क्यू इज चार्ज। ओके, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम अल्फाबेट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी इसके थ्रू, ठीक है, इस फेस के थ्रू यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको हम करंट बोलते हैं। जब क्यू इसमें से फ्लो करता है किसी टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम आई करंट बोलते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी थ्रू द कंडक्टर, आप इसको सिंपली कंडक्टर भी बोल सकते हो, कि जब चार्ज फ्लो करता है थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर इन यूनिट टाइम, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, अब चार्ज को हम अल्फाबेट क्यू से एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को हम अल्फाबेट स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को अल्फाबेट कैपिटल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला जो बनेगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग per unit time. Current, that is I, is charge, that is Q, flowing per unit time, that is upon T. ठीक है, अब ऐसा यूनिट देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। देखो ऐसा यूनिट एम्पेयर होता है, उसको हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो कूलॉम्ब है, उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम का ऐसा यूनिट तो आप सभी को पता ही है, ठीक है, विच इज सेकेंड, उसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसा यूनिट्स हो गए। तो लेट अस डिफाइन द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, यानी एम्पेयर को डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर।
डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते, कैसे बनाएंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। अब I का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है, Q का यानी चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब है, और टाइम का T का ऐसा यूनिट सेकंड है। तो ये ऐसा यूनिट्स है। तो ऐसा यूनिट के टर्म्स में भी हम इसी फॉर्मूला को एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो इसी बेसिस पर हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, व्हेन 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, एक कूलम 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। एक कूलम 1 सेकेंड के लिए फ्लो किया तो करंट कितना हुआ, 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर। ठीक है, अंडरस्टूड। सो देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, मार्क नहीं करते हम डायग्राम में, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम एक एम्पेयर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो हम पता कर सके। क्योंकि एक एम्पेयर में एक कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो एक कूलम अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए एक एम्पियर में, एक सेकंड के अंदर। तो वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके लिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। ये आपने क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर था उसमें करा था। ओके, हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। नहीं पता आपको तो आप याद कर लो, ठीक है, ऐसे पता होना चाहिए, बट नहीं भी पता इट्स ओके, याद कर लो। ओके, अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम इसमें। कैसे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये ठीक है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अभी हमने देखा, बस उसको उल्टा करके लिख दिया। तो एक कूलम चार्ज यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अगर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कूलम जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये नीचे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन के इधर, इज इक्वल टू के इस तरफ। यूनिटरी मेथड में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सो 1 अपॉन 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ऐसे ये नीचे आ गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, हम इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा, तो ये माइनस 19 प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, पता है आपको माइनस पावर नोटेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये उससे। सो 1 कूलम विल बी, अब ये 1.6 नीचे ही था, इसका हमने डेसिमल हटाया तो ये 10/16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 19 से एक जीरो इधर दे देंगे 10 को, तो ये 100 हो जाएगा। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 100/16 इंटू 10 टू द पावर 19 की जगह 18 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो आपने इधर 10 को के पास शिफ्ट कर दिया, तो ये 100 हो गया। 100 डिवाइड बाय 16 हमने किया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 88 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर एक एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यानी कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये ना नोट्स में डाल लो, इंपॉर्टेंट है, ये आगे क्वेश्चंस में काम आएगा आपके। अब एम्पियर एक बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का, और आजकल आप देखते हो कि आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप स्मार्ट वॉचेस यूज करते हो, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि बहुत माइन्यूट, बहुत कम करंट पर काम करते हैं। सर्किट्स में बहुत माइन्यूट करंट फ्लो कर रहा होता है। सो इट इज नीडेड कि हमारे पास छोटे यूनिट्स भी हों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। दो छोटे यूनिट्स इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो यूज किए जाते हैं कॉमनली, वो है एक तो मिली एम्पेयर, इसको हम स्मॉल एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है माइक्रो एम्पेयर, उसको म्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो मिली एम्पेयर क्या है?
इसको देखते हैं। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। ठीक है, सो 10 टू द पावर -3 एम्पेयर के बराबर होता है 1 मिली एम्पेयर, यानी 1 एम्पेयर 10 टू द पावर 3 एम्पेयर के बराबर होता है, यानी 1 एम्पेयर 1000 मिली एम्पेयर के बराबर होता है, 1000 मिली एम्पेयर। ओके, अब अगर मुझे मिली एम्पेयर से एम्पेयर में जाना है तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 करूंगा, तो मेरा मिली एम्पेयर से एम्पेयर में वैल्यू आ जाएगी। अगर एम्पेयर को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यही डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, 1 मिली एम्पेयर का मतलब क्या है कि 1 एम्पेयर को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 मिली एम्पेयर आएगा। ओके, अब माइक्रो एम्पेयर देख लेते हैं, म्यू ए। ठीक है, जो साइन ये बनाया ना, म्यू बोलते हैं इसको। तो 1 म्यू ए इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। 1 म्यू ए इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पेयर, यानी 1 एम्पेयर 10 टू द पावर 6 एम्पेयर के बराबर हुआ, यानी 1 एम्पेयर 1 फॉलोड बाय 6 जीरोस एम्पेयर के बराबर हो गया। अब माइक्रो एम्पेयर को अगर आपने एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 करना है, और एम्पेयर को अगर आपने कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो एक माइक्रो एम्पेयर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 एम्पेयर को 1 मिलियन से डिवाइड कर दूंगा, 10 लाख से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 माइक्रो एम्पेयर होगी, यानी 1 एम्पेयर डिवाइडेड इनटू 10 लाख पार्ट्स, 1 पार्ट इज 1 माइक्रो एम्पेयर। क्लियर, बहुत छोटा यूनिट है। हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है, तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं, अपने सर्किट में कनेक्ट करेंगे। इस डिवाइस को बोलते हैं एमीटर। ठीक है, AMMETER, एमीटर। ये डिवाइस किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ओके, उसको मेजर करती है, वैल्यू एम्पेयर में देगी ये डिवाइस। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है? हमेशा ऑलवेज हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें जानना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते, हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और एमीटर ऐसे मटेरियल से बना होना चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो। एक आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस तो 0 होती है, मतलब उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा एक्चुअली आइडियल मटेरियल का भी होता नहीं जिसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो। ओके, सो हम मान के चलते हैं कि एमीटर ऐसे मटेरियल से बना है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत 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 कम है, ताकि करंट आसानी से फ्लो उसके थ्रू कर जाए, वो बिल्कुल भी करंट को हिंडर ना करे, और पूरा करंट जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है वो मेजर कर सके, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। ओके, एमीटर को डायग्राम में देखो हमने कैसे लगाया हुआ है, लेट अस लुक एट दैट। एमीटर को हम अल्फाबेट ए लिखकर ऐसे सर्कल में मार्क करते हैं, इस तरह से डायग्राम के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये सीरीज में कनेक्टेड है। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि एमीटर को जब हम कनेक्ट करेंगे, सर्किट में ड्रॉ करेंगे, तो जिस तरफ हमारा बैटरी का लंबा वाला स्टिक है ना, बैटरी की स्टिक्स बना रखी है, आपने नोटिस किया होगा, लंबी वाली यानी पॉजिटिव, जोन सा एंड एमीटर का उसकी तरफ है, वहां पर हम एमीटर को पॉजिटिव मार्क करेंगे, और उसके ऑपोजिट वाली साइड को हम नेगेटिव मार्क कर देंगे। ये इसके टर्मिनल्स मार्क करने बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कैसे उसको आपने डायग्राम में मार्क करना है। तो क्वेश्चन इज, current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the electric charge that flows through the circuit. इसमें एक एडिशनल पार्ट मैंने ऐड कर दिया है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, तो हमारे को एक तो ये 0.5 एम्पेयर, ये
करंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। ठीक है, और कितने टाइम के लिए ये फ्लो कर रहा है करंट? 10 मिनट्स के लिए। तो यानी स्मॉल टी टाइम 10 मिनट्स। 10 मिनट्स ऐसा यूनिट नहीं है, मिनट ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमारे को इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 सेकंड्स। ये तो टाइम हो गया। निकालना क्या है हमारे को? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू निकालना है। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो क्यू विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टी। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 600 विच इज 300 कूलॉम। ये हो गया। ओके, अब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम जानते हैं, वो होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये हम पहले कर चुके हैं। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। सो 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब 300 कूलम्स, तो 300 कूलम विल बी इक्वल टू, बस मल्टीप्लाई करना है, यूनिटरी मेथड है यहां पर, तो सिंपली मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाइड बाय 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मल्टीप्लाई करना है आपने। ओके, तो बताओ कितना होगा, कितना आएगा? टेल मी। 18.75 into 10 की पावर 20। हाँ जी, 18.75 into 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया हमारा 300 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1875। 1875 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? 300 कूलम्स की वैल्यू है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, सो डेसिमल 1 होल नंबर के बाद आना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो 1.875 इंटू 10 टू द पावर, तो 3 प्लेसेस यहां से डेसिमल 1 2 3 प्लेसेस यहां पे शिफ्ट हुआ है, तो 3 प्लेसेस और इंक्रीज हो जाएंगी यहां पर। सो इट विल बिकम 18 प्लस 3 21। सो 300 coulombs, 300 coulomb will be equal to 1.875 into 10 to the power 21 electrons, अगर इलेक्ट्रॉन्स में भी वैल्यू निकालनी है तो। जो नया टॉपिक अप करेंगे हम, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो मान लो मेरे पास एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी कैसे बनाते हैं? एक लंबी डंडी, फिर एक छोटी डंडी, फिर एक लंबी डंडी, फिर एक छोटी डंडी। ये 2 सेल्स की बैटरी हो गई। एक ये जो लंबी डंडी है उसको प्लस, और जो छोटी को माइनस देते हैं। और इस बैटरी के साथ हमने एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है।
तो बैटरी के साथ हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है, इस तरह से सर्किट है। इस सर्किट में एक हम की भी लगा लेते हैं, लेट अस पुट अप अ की। ठीक है, ये की को हमने क्लोज कर दिया। की को क्लोज किया तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये जो करंट है, बैटरी को जब हमने सर्किट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में इन वायर्स के साथ कनेक्ट किया, बल्ब के साथ, बल्ब ग्लो करने लग गया, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, हमें ये पता है। व्हाट मेक्स दिस करंट फ्लो, ये करंट फ्लो करता ही क्यों है, बैटरी को कनेक्ट करके ये करंट क्यों फ्लो करता है? इसको समझने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप इस कंसेप्ट को समझो। मान लो मेरे पास दो टैंक्स हैं वाटर के, ये एक टैंक है टैंक ए, और एक दूसरा टैंक है टैंक बी। दूसरा टैंक है टैंक बी, और ये मैंने ट्यूब से मान लो कनेक्ट किया हुआ है, इसको से सपोज ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है, एक एक पाइप है जो इनको कनेक्ट करी हुई है। ओके, देयर इज अ पाइप विच इज कनेक्टिंग देम, और बीच में एक वाल्व लगाया हुआ है, एक टैप लगाया हुआ है, सो टू स्पीक। वाल्व भी बोल सकते हैं, टैप भी बोल सकते हैं। अब इसमें वाटर भरा हुआ है टैंक ए में, और टैंक बी में भी वाटर भरा हुआ है, इस प्रकार से। ये पानी है अंदर इसमें, ठीक है, इसमें भी पानी है, ऐसे। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या इस पाइप में से वाटर फ्लो करेगा? हम इसको टैप को ओपन कर देंगे, विल द वाटर फ्लो फ्रॉम दिस पाइप? द लेवल ऑफ वाटर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वाटर का लेवल सेम है, तो क्या ये फ्लो करेगा? यू टेल मी दिस, करेगा? बताओ। वाटर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि लेवल सेम है। बट इमेजिन कि ये लेवल सेम ना होता, ओके, ये लेवल यहां ना होकर के यहां होता, टैंक ए में, और टैंक बी के अंदर, ठीक है, टैंक बी में लेवल कम ही होता, टैंक बी का लेवल इतना कर देते हैं, यहां पे इतना पानी है बस उसमें, दिस मच वाटर इज देयर। सो अब आप देखेंगे तो इस पाइप में एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल ऑफ वाटर, है ना, वाटर के लेवल में डिफरेंस की वजह से इस पाइप में एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर जो है वो टैंक बी में फिल होना चालू हो जाएगा, और धीरे 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 ये लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहां से लेवल डाउन होना चालू होगा और यहां से लेवल बढ़ना चालू होगा। जब ये दोनों टैंक्स का लेवल सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों टैंक्स का लेवल सेम हो जाएगा, तो ये वाटर फ्लो करना बंद हो जाएगा। अब वाटर क्यों फ्लो कर रहा था? क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट हो गया, टैंक ए से टैंक बी की तरफ एक प्रेशर था वाटर का, और वो प्रेशर क्यों था? बिकॉज लेवल में डिफरेंस था दोनों टैंक्स में। कुछ सेम चीज जब हम बैटरी को या कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सेम चीज होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, लंबी जो ऊंची वाली डंडी होती है,
पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी वाली होती है ये नेगेटिव टर्मिनल। इसको मैंने ज्वाइन किया था, आपको याद होगा, एक बल्ब से, और एक मैंने यहां पर की डाल दी थी, इसको मैंने स्विच ऑन किया। अब करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया फ्रॉम दी पॉजिटिव टू नेगेटिव। मार्क करते हैं, लेकिन ये तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नेगेटिव साइड में ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट लाइक आप ऊपर वाले से कंपेयर करके देखो, वाटर वाला, यहां पे वाटर ज्यादा था, यहां वाटर कम था। एक तरीके से मान लो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन्स कम है। हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहां पर, पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कम है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो दिस विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक प्रेशर। एक इलेक्ट्रिक प्रेशर समझ लो क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ, ऑफ कोर्स हम इलेक्ट्रॉनिक करंट तो मार्क करेंगे नहीं, इसमें मार्क तो ऑपोजिट ही करेंगे, जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है, ये ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग जस्ट लाइक कि वो वाटर हमने अभी देखा पाइप में मूव कर रहा था ना, यहाँ पर, यहाँ वाटर मूव कर रहा था और इधर आ रहा था, यहां से वाटर मूव कर रहा था, ये प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव टर्मिनल में ज्यादा होने पर और पॉजिटिव टर्मिनल पे कम होने से एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने स्टार्ट हो गए। दिस कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। मार्क हम उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव ही करते हैं, रिमेंबर दिस। इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों क्रिएट हुआ? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो एंड्स हैं, कंडक्टर का एक एंड ये है और एक एंड ये है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, ठीक है। और इस डिफरेंस को, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट इस वजह से फ्लो कर जाता है, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर, कोई इशू? पक्का क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम अल्फाबेट V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अल्फाबेट V से रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? हम इसको ना वर्क की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो ना कहीं वर्क किया जा रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, उस चार्ज को, ठीक है, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, ओके, कुछ वर्क किया जा रहा है। So it is defined as the amount of work done to move charge from point A to point B in the conductor. कंडक्टर में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को मूव करने के लिए जो काम किया गया, जो वर्क किया गया, क्योंकि मूव कर रहे हैं हम, चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहे हैं, तो उस पर काम किया जा रहा है। तो
जो अमाउंट ऑफ वर्क उस चार्ज को मूव करने के लिए किया गया है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको हम फॉर्मूला की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं V, ये आप जानते हो। तो क्योंकि ये वर्क डन की टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, यहाँ पे V क्या है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। और W क्या है, वर्क डन। किस चीज का वर्क डन? अभी जैसे मैंने सर्किट में दिखाया कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ा, हम कभी भी, हम खुद भी मूव करें तो हमें, है ना, वर्क करना पड़ता है। किसी भी चीज को, मुझे किसी भी चीज को मूव करना है, मान लो इसको मूव करना है, तो आई हैव टू डू सम वर्क, है ना, मैं वर्क कर रहा हूं, आई एम टू मूव इट, आई एम डूइंग सम वर्क। ऐसे ही चार्ज को कंडक्टर में मूव करने के लिए वर्क करना पड़ता है, तो इसलिए हम उसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, वर्क की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्यू इज चार्ज, ये आपको पता ही है, क्यू चार्ज होता है। ठीक है, अब देखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट को। अब डिफाइन कर लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V का यूनिट क्या हुआ, वोल्ट। ठीक है, वर्क का यूनिट आपको पता होगा क्या होता है, जूल। किया ना क्लास 9th में वर्क का यूनिट। एंड Q चार्ज का यूनिट, ये तो अभी इसी चैप्टर में किया हमने, कूलम। कूलम। सो इसकी टर्म से हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, 1 1 लगा दो इधर। तो अब देखो डेफिनेशन कैसे लिख रहे हैं हम इसकी। व्हेन 1 जूल of work is done to move 1 coulomb charge, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप उसमें ना देख सकते हो कि मैंने ऐसे पॉइंट ए मार्क किया था, पॉइंट बी मार्क किया था, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। दो हम फिर दोबारा बता देता हूं, हम करंट को मार्क पॉजिटिव टू नेगेटिव ही करते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द कंडक्टर। कई बार बुक्स में ना, कई बुक्स में ये दिया होता है फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, ऐसे भी दिया होता है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए इन अ कंडक्टर, या फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द कंडक्टर, then the potential difference ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस between the two points is called as
1 वोल्ट। ये हमारी हो गई डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट की। और क्या होता है उसका एसआई यूनिट? वोल्ट, ये हम जानते ही हैं। सो देयरफॉर 1 volt can be written as 1 joule upon 1 coulomb. Okay, so 1 V equal to 1 joule upon, या V is equal to joule कूलम -1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस यूनिट को। ओके, अब जैसे हमने देखा था ना, करंट हमने मेजर किया था, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर किया जा सकता है। वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो। सो टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और इसको हम लगाते कैसे, सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है? अगर आपको याद हो, एमीटर कैसे लगा रहे थे हम, उसको हमने सीरीज में लगाया था। तो वोल्ट मीटर सीरीज में नहीं लगता। देखें उसको हम कैसे लगाएंगे। तो एक बैटरी बना लेते हैं 2 सेल की, और एक ये बल्ब लगा देते हैं बैटरी के साथ। एक की लगा देते हैं, और की को हम स्विच ऑन कर देते हैं। अब हमें वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर हम कैसे लगाएंगे? मान लो हमें बल्ब कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट कर रहा है बल्ब, हमें ये देखना है, ठीक है। तो हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इस तरह से सर्कल में वी, ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये वाला जो बड़ी डंडी होती है बैटरी की, वो पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये वाला जो एंड है वोल्ट मीटर का, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके ऑपोजिट वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक। ये तो सिंपल है, समझ आ गया आपको कि वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक। अब वोल्ट मीटर हमेशा याद रखना है आपने, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, वो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है। आइडियली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत 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 हाई रेजिस्टेंस मटेरियल से बना होता है, ठीक है। सो वोल्ट मीटर हैज resistance close to infinity, that is very very high, बहुत हाई इसका रेजिस्टेंस होता है। आप पूछोगे क्यों, इसका रेजिस्टेंस इतना हाई क्यों होता है? अगर लो रेजिस्टेंस होगा तो सारा करंट इसमें से फ्लो करना लग जाएगा। करंट इसमें से फ्लो हम नहीं चाहते करें, हम चाहते हैं कि करंट जो है सर्किट से ही फ्लो करे, और हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। तो इसको बहुत हाई रेजिस्टेंस का रखा जाता है, ओके। लो रेजिस्टेंस का होगा तो इसके बर्न अप होने के भी चांसेस होते हैं। पैरेलल में होगा ना तो बर्न अप भी हो सकता है, बिकॉज वेरी हाई करंट कैन फ्लो थ्रू इट।
So now question is, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference of 12 volt? So अब हमने देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है, हमें वर्क दे रखा है, नहीं सॉरी, वर्क निकालना है हमें, है ना, हाउ मच वर्क इज डन। तो वर्क हमें निकालना है और हमें चार्ज दे रखा है, ठीक है। चार्ज कितना दिया हुआ है हमारे को, 2 कूलम। तो चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 2 कूलम आ गया आपका चार्ज, 2 कूलम, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है हमारे को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, ये 12V आ गया। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो W विल बी इक्वल टू V इंटू Q, दिख ही रहा है आपको, ये Q इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा V के साथ। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें। सो W तो निकालना ही है, V 12 दे रखा है और Q आपको 2 दे रखा है, तो W इज इक्वल टू 24। वर्क 24 आया है, इसका यूनिट जूल्स होता है तो J। दिस इज अवर आंसर, इसको बॉक्स में डाल दो, ठीक है। ऐसे करना है, सिंपल हो गया। क्वेश्चन इज, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है एनर्जी, ठीक है। आपके पास क्या फॉर्मूला है, आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन चार्ज Q, ठीक है। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, वर्क एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, वर्क एनर्जी, एनर्जी वर्क, तो W की जगह हम E लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बदल गया हमारा, अब W की जगह, सॉरी, अब V की जगह, V इज इक्वल टू W की जगह हम E लिख लेंगे। सो V इज इक्वल टू E अपॉन Q, E निकालना है हमारे को, ठीक है। सो E इज इक्वल टू V इंटू Q। अब हमें दिया क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, वो दे रखा है हमारे को, 6 वोल्ट बैटरी है, तो V हमारे को दे रखा है 6V। अब हमें चार्ज भी चाहिए Q, वो दिया हुआ है ईच कूलम मींस Q is equal to 1, so E is equal to 6 into 1, so E will be equal to 6, और यूनिट इसका जूल ही होता है, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है जूल। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब देख लेते हैं सर्किट डायग्राम्स, ठीक है। सर्किट डायग्राम क्या है, हमने अभी एक सर्किट बनाया था पहले भी, जिसमें हमने एक बैटरी ली थी, हमने एक की लिया था और हमने एक बल्ब लिया था और उसको वायर से कनेक्ट कर दिया था। तो सर्किट डायग्राम्स क्या है, वो एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक डायग्राम है, एक ड्राइंग है, किस चीज की, of various components and devices that are connected to the power source and conductor। यानी ये एक ऐसी ड्राइंग है जो दिखाती है कि क्या क्या चीजें सर्किट में लगी हुई हैं, क्या क्या चीजें वायर के साथ कनेक्टेड हैं, और वो एक पावर सोर्स से भी कनेक्टेड है, यानी उसमें करंट जिस सोर्स से आएगा वो सोर्स भी उसमें दिखाया जाता है। इसको हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं, वी कॉल दिस एज सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम को बनाते समय कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जो हम लगातार यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला वाला जो बना है वो एक लंबी डंडी, एक छोटी डंडी, ठीक है, प्लस माइनस, लंबी डंडी पे प्लस, छोटी डंडी पे माइनस, ये एक सेल है। सेल को हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब एक लंबी डंडी, एक छोटी, एक लंबी, एक छोटी, एक लंबी, एक छोटी, ऐसे करके
3 बार मैंने बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी ऐसे मैंने स्टिक्स या लाइंस ऐसे बना दी, ये क्या हो गया, ये बैटरी हो गई, क्योंकि यहाँ पे 3 बार हुआ है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 बार रिपीट हुआ है, तो ये 3 सेल बैटरी है। हम 4 सेल बैटरी भी बना सकते हैं, हम 2 सेल बैटरी भी बना सकते हैं। बैटरी क्या होती है, इट इज यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक से अधिक अगर सेल आपस में जोड़कर लगाए जा रहे हैं तो उसको हम बैटरी बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा हार्ट जैसी शेप का आपको दिख रहा होगा, इसके चारों तरफ एक सर्कल भी बनाया जा सकता है, ऐसे एक सर्कल भी बना सकते हैं चाहे तो इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। इसके बाद एक जिगजैग लाइन बनाई हुई है, ये क्या है, ये एक रेजिस्टर है, ठीक है, रेजिस्टेंस वायर या रेजिस्टर, इसको ऐसे बनाया जाता है। फिर वायर विद अ जॉइंट, ऐसे ये बना हुआ है। फिर विदाउट वायर, विदाउट सॉरी वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, ये इसको ऐसे बनाया गया है, ऊपर से गुजरती हुई वायर, ये जुड़ी नहीं हुई, वायर एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है बिना जुड़े हुए। वायर जॉइंट यानी यहाँ पे वायर जॉइंट हुई है, जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ठीक है, पैरेलल सर्किट्स में वायर जॉइंट करना पड़ता। अच्छा, फिर की या स्विच, ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम करंट ऑन या ऑफ करते हैं। तो एक ओपन की है, ओपन की यानी करंट ऑफ है, ठीक है, ओपन की यानी करंट ऑफ। फिर क्लोज की, क्लोज की और ओपन की में डिफरेंस क्या है, ओपन की के अंदर पैरेंथेसिस बने हुए यानी आपको ब्रैकेट्स बने हुए हैं और अंदर खाली है, ओके, जबकि क्लोज्ड की में ब्रैकेट्स बने हुए हैं और बीच में एक डॉट लगा है। डॉट का मतलब ये की क्लोज हो गई, क्लोज होने का मतलब अब करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट विल फ्लो थ्रू इट। फिर एमीटर वोल्ट मीटर की हम बात कर ही चुके हैं, बट एमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है जो कि सर्किट में करंट को मेजर करती है, और इसको सीरीज में लगाते हैं। इसको बनाते कैसे, एक सर्कल बनाएंगे, उसमें ए मार्क कर देंगे, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कैसे बैटरी के इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिर वोल्ट मीटर, ये डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, इसको पैरेलल में लगाया जाता है, और इसको बनाते कैसे, सर्कल में वी का सिंबल डाल देते हैं, और प्लस और माइनस साइन दोनों तरफ लगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लगा देंगे, डिपेंडिंग अपॉन की बैटरी के साथ वो कैसे जुड़े हैं, प्लस की तरफ से जुड़ा हुआ प्लस और माइनस की तरफ से जुड़ा हुआ माइनस। फिर लास्ट में आ गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज रियोस्टैट, ठीक है, इसको कैसे बनाया, जिगजैग जिगजैग लाइन या एरो, उसके साथ एरो बीच में, या जिगजैग जिगजैग लाइन और ऊपर से एरो नीचे की तरफ ऐसे पॉइंट करते हुए, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टैट है। ये सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकता है। इसको यूज किस लिए करते हैं, इसको यूज करते हैं करंट को सर्किट में बढ़ाने या कम करने के लिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम सर्किट को बढ़ा सकते हैं, सॉरी करंट को सर्किट में बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर मुझे करंट बढ़ाना है सर्किट में तो मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, अगर मुझे सर्किट में करंट को कम करना है तो मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज करके उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा, तो करंट कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने देखा नहीं है, ये आपने देखा हुआ है, जो आपके घर में फैन के लिए रेगुलेटर होता है वो इसी कंसेप्ट पे काम करता है, ठीक है। सो ये हमारे सिंबल्स हैं। जर्मन साइंटिस्ट हु वाज इंटरेस्टेड कि क्या कोई रिलेशनशिप है relationship between potential difference and current, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, करंट यानी I। सो ही वाज इंटरेस्टेड इन दिस कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कोई रिलेशनशिप है क्या। हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने सर्किट में या तो सेल या तो बैटरी लगाई, कोई भी पावर सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं, एंड फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करंट, उसकी वजह से करंट है। सो दिस साइंटिस्ट, ओके,
he was interested to know about the relationship between potential difference, okay, and the current. तो जर्मन फिजिसिस्ट था सर जॉर्ज साइमन ओम्स, ठीक है, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स। इसने इस पर काम किया था, इसी के नाम पर ये ओम्स लॉ पड़ा है, जो कि हम देखने जाएंगे, जो कि हमें ओम्स लॉ क्या करेगा। जब इसने ये रिलेशनशिप ढूंढ ली, इसने सर्च कर लिया कि हाँ रिलेशनशिप तो है, ठीक है, तो वो उसने ओम्स लॉ दे दिया, which gave the relationship between the potential difference and current by conducting certain experiments. So he did this activity or experiment. तो हम भी देख लेते हैं कि क्या एक्टिविटी उसने की, क्या एक्सपेरिमेंट किया। उसके लिए उसने एक सर्किट बनाया। तो मैं क्या करता हूं, मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, फिर आपको समझाता हूं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। सो इस तरह से उसने एक रेजिस्टेंस वायर लिया, ठीक है, उसको एक एमीटर से कनेक्ट किया गया और 4 सेल्स लिए गए, जिनको मैंने ए बी सी डी करके ऐसे मार्क किया है। तो 4 सेल्स लिए गए और ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनाया गया कि एक टाइम पे आप पॉइंट ए पर कनेक्ट कर कर एक सेल को सर्किट से जोड़ सकते हो, पॉइंट बी पर कनेक्ट करके आप 2 सेल्स को सर्किट में जोड़ सकते हो, पॉइंट सी पर कनेक्ट करके आप 3 सेल्स को सर्किट में जोड़ सकते हो, और पॉइंट डी में जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये चारों सेल सर्किट में कनेक्ट हो जाएंगे। पॉइंट ए पे लगाओगे तो एक ही सेल सर्किट में करंट फ्लो करा पाएगा। पॉइंट बी पे अगर कनेक्ट कर देते हैं, यानी इसको ऐसे मैं ग्रीन से कर दूं, ये अगर मैं वायर ये जोड़ दूं यहां से, तो एक और ये दो सेल अब सर्किट में आ गए। सी और डी सर्किट से बाहर हैं, वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक, समझ आ गया। अगर मैं सी पे जोड़ दूं ऐसे, ये मान लो सी पे जोड़ दिया, अब 3 सेल 1 2 3 ए बी सी, 3 सेल सर्किट में आ गए, ठीक है, क्लियर है। और फिर आगे ये जो रेजिस्टेंस वायर थी आर, इसको वोल्ट मीटर से पैरेलली कनेक्ट किया गया, वोल्ट मीटर को आर पे वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ओम्स ने क्या किया, सेल्स को यूज किया पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करने के लिए, ठीक है। ही यूज्ड सेल्स टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। कैसे, एक सेल लगाएगा तो कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो मेजर कौन करेगा, वोल्ट मीटर मेजर करेगा, और उसकी वजह से करंट जो फ्लो करेगा रेजिस्टेंस वायर आर में, वो एमीटर मेजर करेगा। तो एक एक करके उसने कनेक्शन किया, पहले ए पे किया और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यूज को नोट कर दिया। उसने उसके लिए एक टेबल बनाया, ठीक है, कैसे टेबल बनाया देख लेते। इस तरह से उसने टेबल बनाया। जब ए पे था तो 1 सेल कनेक्टेड था, जब बी पे कनेक्शन लगाया गया तो 2 सेल्स कनेक्ट हो गए, जब सी पे कनेक्शन लगाया गया तो 3 सेल्स कनेक्ट हो गए, और जब डी पे कनेक्शन लगाया गया तो 4 सेल्स कनेक्ट हो गए। इस तरह से एक एक करके उसने सेल्स बढ़ाता गया जो सर्किट पे कनेक्टेड थे, और उसकी वजह से जो भी वैल्यूज वोल्ट मीटर में और एमीटर में चेंज हुई वो उसने नोट कर ली। एक सेल
जब उसने लगाया तो पोटेंशियल डिफरेंस था 1.5 वोल्ट्स। ये वोल्ट्स में इसका यूनिट होता है, करंट का एम्पेयर में होता है। जब दो सेल उसने कनेक्ट किए तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो कि वोल्ट मीटर मेजर कर रहा था वो 3 हो गई, 3 में 4.5 हो गई और 4 में 6 वोल्ट्स आ गई उसकी मेजरमेंट। जब एक सेल कनेक्ट किया था तब एमीटर में जो रीडिंग थी वो 1 एम्पेयर दिखा रहा था। जब उसने दो सेल कनेक्ट किए तो ये 2 एम्पेयर हो गई। जब उसने 3 सेल कनेक्ट किए तो इसकी वैल्यू 3 हो गई। फिर इसकी वैल्यू बढ़कर जब 4 सेल कनेक्ट किए तो करंट की वैल्यू 4 हो गई। ओके, तो इस तरह से उसने चेंजेस देखे होते हुए। तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस और इसका इसने रेशियो निकाल लिया। तो रेशियो कितना आया 1.5। सेकंड केस में भी 1.5, थर्ड केस में भी 1.5, फोर्थ केस में भी 1.5। तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ओम की ऑब्जर्वेशन थी कि जो रेशियो है, रेशियो ऑफ V to I, that is V upon I is constant। उसने पाया कि जो ये रेशियो है V अपॉन I, ये रेशियो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही थी? ये कांस्टेंट वैल्यू देखो 1.5, ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करती है डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन V and between potential difference and current। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V is directly proportional to I। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को उसको रिमूव करने के लिए he gave a constant by the alphabet R। V is equal to RI और V is equal to IR भी ऐसे भी लिख सकते हैं। Here R is constant। He called this constant as resistance। उसने इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस बोला। ठीक है, फ्रॉम हेयर द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस केम इन। तो रेजिस्टेंस का कंसेप्ट यहां से आ गया। ओके, अब जब उसने जो ये डेटा था, ये जो डेटा था, इस डेटा को उसने जब ग्राफिकली ड्रॉ किया, तो ग्राफ पे अगर ये ड्रॉ किया जाए, वाई एक्सिस पे V, एक्स एक्सिस पे I, ये ओरिजिन। सो पॉइंट को मार्क करने के लिए हम इक्वल डिस्टेंस पर इसको ग्राफ को कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस बनाएंगे। इक्वल डिस्टेंस पे आप पेंसिल से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप निशान लगा लोगे पेंसिल से ऐसे। ओके, एंड वैल्यूज लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करंट की लिख दी। इसकी भी आप वैल्यूज 6 तक जा रही है ना। सो 1 2 3 4 5 6।
सो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5, यहाँ पर पॉइंट ए आ गया, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, तो पॉइंट ए आ गया, ठीक है। फिर 3 and 2, ये पॉइंट बी आ गया, फिर 4.5 and 3, ये आ गया, इसको सी मार्क कर देते हैं, एंड देन 6 and 4, ये आ गया। सो इट वॉज फाउंड दैट जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया तो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं रफली बना रहा हूं, आप स्केल पेंसिल से बनाओगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करती है? इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करती है, विच मींस कि अगर आप V बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा और सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। यानी अगर 10% आपने V बढ़ाया तो करंट भी 10% बढ़ेगा। अगर आपने V डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो गया। आप देख सकते हो इस ग्राफ में भी, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 1.5 से डबल किया, 3 किया, तो करंट भी डबल हो गया, 2 हो गया, 1 से 2 डबल। ओके, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 3 टाइम्स कर दिया, यानी 1.5 से 4.5 कर दिया, तो करंट भी 1 से 3 हो गया, यानी 3 टाइम्स हो गया। यानी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। एक और चीज ग्राफिकली आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, ठीक है। स्लोप मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप फाइंड आउट करते हैं y2 माइनस y1 upon x2 minus x1. So resistance in this case will be V2 minus V1 upon I2 minus I1। ये आपने रेजिस्टेंस के लिए ग्राफिकली अगर कैलकुलेट करना है, ग्राफ से अगर कैलकुलेशन करनी है, तो यह फॉर्मूला याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अगर ग्राफ दिया हुआ है आपको किसी न्यूमेरिकल में और उससे आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। मान लो मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको बोलता हूं कि रेजिस्टेंस क्या होगी इसके बीच में, ए आर निकालो जी, तो आप ये V1 ले लोगे, ठीक है, V1 को ले लोगे 1.5, और ये I1 हो जाएगा 1, ऐसे ही ये V2 हो जाएगा 3 और I2 हो जाएगा 2। तो V2 V1 V2 की वैल्यूज आ गई हैं, I2 और I1 I2 की वैल्यूज आ गई, वो आपने ये वैल्यूज इधर पुट कर देनी, ठीक है। मैं कराऊंगा, अभी ये न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसके अभी क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, तो और अच्छे से ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बट अभी ये लॉजिक पकड़ लो आप इसका, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी। सो अब जो है रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। अब जब रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आ ही गया, ओम्स ने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट हमारे पास रख दिया, तो ही गेव अ लॉ, ओके। नाम क्या था? बेस्ड ऑन इज दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या पाया कि एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दी, और उसके बेसिस पे उसने लॉ दिया। लॉ दिया था इन
1827 में जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, ओके, ये कौन था? ये जर्मन था, ये बिलोंग टू जर्मनी, gave ओम्स लॉ, उसने अपना लॉ दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट द लॉ इज, कि लॉ क्या है। तो दिस इज ओम्स लॉ। He states that the potential difference V across the ends of the given metallic wire, जो हमने डायग्राम में बनाया था ना, R, in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same। ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके दिए provided the temperature remains the same ये आप कर नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए इस एक्टिविटी को करते समय जो इसकी स्विच की होती है वो एक्टिविटी जैसे ही आपने मेजरमेंट्स ली निकाल देनी चाहिए, क्योंकि अगर लगी रहेगी तो सर्किट हीट अप हो जाएगा, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो इसका रेशियो भी बदल सकता है। इसलिए प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन सेम बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उसका ये कहना था कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है देखो आपके लिए, क्या? डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। दिस इज दी ओम लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट, ठीक है, करंट के पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, बस ये याद रखना है आपने ओम्स लॉ में, ठीक है, सिंपल। और इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट। अब जो ये रेजिस्टेंस थी R, R ये कांस्टेंट आ गया, इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का SI यूनिट इन ऑनर ऑफ जॉर्ज साइमन ओम, उसको ओम लिखा गया। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है। इसको या तो ऐसे लिखते हैं इसको, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन दिस मैनर ऑल्सो, ओम ऐसे भी लिख सकते हो। अब लेट अस define SI unit of resistance, that is we need to define ohm। अब इसको ना कैसे डिफाइन करते हैं, लेट अस लुक। फॉर्मूला क्या था आपका? V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाय I। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट आपको पता है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट, पता ही है आपको। करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, ये भी आपको पता है। और R का SI यूनिट होता है ओम, भी आपको पता है। तो ये 1 1 1 लगा दें हम, तो when 1 एम्पियर current flows through a conductor due to potential difference of 1 ohm, sorry, potential difference of 1 volt, then
the resistance is said to be 1 ohm. ठीक है, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम कहलाएगी। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो कितना है 1 वोल्ट, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो कितना है 1 एम्पियर। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस होगी 1 ओम के बराबर। ठीक है, इसका ये मतलब है डेफिनेशन का। गॉट इट? ओके, सो रेजिस्टेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं? रेजिस्टेंस का यूज हम करंट, सर्किट में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी हम जानते हैं कि अगर हम वोल्टेज को चेंज करते हैं तो करंट चेंज हो जाता है। ओम्स लॉ के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने देखा था कि जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाया, तो करंट बढ़ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। यानी अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाता हूं तो करंट बढ़ जाता है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कम करता हूं तो करंट कम हो जाता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेरे को नहीं चेंज करना, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैं सर्किट में करंट को चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं रेजिस्टेंस का यूज कर सकता हूं। और रेजिस्टेंस का यूज कैसे करेंगे? हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ले सकते हैं, रियोस्टैट। आपने इसका डायग्राम भी बनाना सीखा था, याद है? ऐसा था रियोस्टैट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V बाय आई लिख सकते हैं। इससे R और I में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है अगर V कांस्टेंट है, और वो क्या कि करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस अगर बदल जाती है सर्किट की, तो करंट भी बदल सकता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा सर्किट में, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो। वोल्टेज अगर चेंज नहीं हो रही तो ये रियोस्टैट कर सकता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस कर सकता है कि आप रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हो। ठीक है, अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसी है, उसके बेसिस पर हम कंडक्टर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस लुक एट दैट। अब इसको समझने के लिए फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आप इसको ऐसे देख सकते हो कि मान लो ये एक कंडक्टर है, और इसमें से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो करता है। अब ये जो कंडक्टर है ये एटम से बना हुआ है, ये एटम से बना हुआ है, इस तरह से पूरे एटम एटम एटम्स एटम्स, पूरे में ये एटम्स हैं इस कंडक्टर के। मेटल जो भी, जिस भी मेटल से ये कंडक्टर बना हुआ है, इसके एटम्स भरे हुए होंगे इसमें, बट इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। देयर आर सर्टेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं रेड से बना देता हूँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मान लो बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग।
जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मूवमेंट इन इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी फ्री नहीं होते, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स एटम्स की इन इलेक्ट्रॉन्स पे होती है, जिसकी वजह से ये एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ओके, जस्ट लाइक कि एक बच्चा एक रूम में, क्लासरूम में घुसा एक दरवाजे से, और वो दूसरे दरवाजे से बाहर जाना चाह रहा है, दूसरी क्लास का लड़का है। क्या आप आसानी से उसको जाने दोगे? कोई उसका टांग खींचेगा, कोई उसका हाथ खींचेगा, आप उसको आसानी से नहीं जाने दोगे, पूरा उसका टॉर्चर करोगे। क्यों आया है, कैसे आया है, क्या है भाई, क्यों आ गया हमारी क्लास में? कोई उसकी, है ना, शर्ट छेड़ेगा, कोई पंगे लेंगे लोग उससे, शांति से चैन से उसको जाने नहीं देंगे। और कुछ बच्चे तो बहुत ही ज्यादा शरारती होते हैं क्लास में, वो तो पूरा रैगिंग कर देंगे उसकी। आ गया भैया, है ना, बकरा मिल गया है, चलो रगड़ो इसको। होता है ऐसा कि कोई दूसरी क्लास का बच्चा आ जाता है तो बच्चे शुरू हो जाते हैं कि एकदम से शरारत सूझ जाती है आपको, है? हैव यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? तो बस यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मूव करने लगते हैं थ्रू दिस, ये जो एटम्स हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। यही अट्रैक्शन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? हिंडरेंस। हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स फॉर दैट मैटर इन अ कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस है, दिस इज रेजिस्टेंस। और ये हिंड्रेंस क्यों है, ये अड़चन क्यों है? हिंड्रेंस यानी अड़चन, रुकावट। और ये क्यों आती है? क्योंकि एटम्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, आसानी से इनको मूव नहीं होने देते। अब ये खींचने की जो टेंडेंसी है, या खींचने की जो ये आदत है एटम्स की, कंडक्टर की, इलेक्ट्रॉन्स की, अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। कुछ जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे। और कुछ कहेंगे, बड़े सीधे सादी सी क्लास होगी मान लो, सोच लो, तो वो कहेंगे यार नया बच्चा है, कोई नहीं, जाने दे यार, इजी, उसको कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो कुछ अच्छे शरीफ क्लासेस होती हैं, कुछ शरारती क्लासेस होती हैं। तो कुछ कंडक्टर्स जो हैं वो ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से जाने नहीं देंगे, कुछ हैं जो उसको आसानी से जाने देंगे। इसी बेसिस पे रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकती है। अब अलग अलग रेजिस्टेंस के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज के कंडक्टर्स हो सकते हैं। वही अब देखने हैं हमने कि वो कौन से क्या है। सो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड, हम कंडक्टर को या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को तीन कैटेगरीज या चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है गुड कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि बहुत कम, बहुत लो रेजिस्टेंस होती है, तो करंट बड़ी आसानी से, स्मूथली, इजीली, बहुत लार्ज क्वांटिटी में करंट इजीली फ्लो कर पाता है, तो उसको गुड कंडक्टर बोल देते हैं। फिर आता है रेजिस्टर। ये एक ऐसा कंपोनेंट या कंडक्टर है जिसकी काफी रेजिस्टेंस होती है, थोड़ी रेजिस्टेंस होती है उसके अंदर, एप्रिशिएबल, मेजरेबल, जिसकी वजह से करंट को वो हिंडर करता है, तो उसको रेजिस्टर बोलते हैं। फिर आता है पुअर कंडक्टर। इसकी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, तो करंट बिल्कुल आसानी से इसके थ्रू फ्लो नहीं कर पाता। फिर आ जाते हैं इंसुलेटर। इनकी तो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, इतनी की करंट निल, करंट फ्लो ही नहीं कर पाता है इसके थ्रू, निल हो जाता है। तो आज के टॉपिक पे हम आ जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। हम फैक्टर्स कर रहे हैं, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या बात की थी हमने कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर के थ्रू फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो में एक रिस्ट्रिक्शन, एक अड़चन पैदा करता है,
कंडक्टर, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जिसको हम एल से शो करते हैं। दूसरा ये डिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है टेम्परेचर। एक एक करके ले लेते हैं। देखो, फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर एक एक्टिविटी करी गई जिसमें दो बिल्कुल आइडेंटिकल मटेरियल से बने हुए कंडक्टर्स लिए, एक की लेंथ ज्यादा थी, एक की कम थी। यानी L2 की जो लेंथ थी, इसमें जैसे डायग्राम में आप मैं भी बना रहा हूं, दो कंडक्टर्स लिए हैं हमने इसमें। पहला कंडक्टर है कि हमने उसको जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया, रेड कलर में हम उसको ड्रॉ किया। कंडक्टर L1, उसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, सर्किट जैसे मैं बना रहा हूँ इसके अंदर आप देख सकते हो इसमें, है ना। वोल्ट मीटर, एमीटर लगाया हमने, की लगाई, एमीटर लगाया, और हमने वोल्ट मीटर लगाया अक्रॉस L1। ठीक है, इसी तरह से हमने दूसरा कंडक्टर भी सर्किट में कनेक्ट कर दिया। रेड कलर का ये मैं शो कर रहा हूँ, L2 ये कंडक्टर है। ठीक है, ये डबल है साइज में L1 के। ठीक है, बड़ा लेना है, एक बड़ा लिया एक छोटा लिया। L2 जो है वो L1 के डबल है, तो उसको भी हमने सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड फिर की से कनेक्ट किया, एमीटर से हमने उसको कनेक्ट किया, और फिर वोल्ट मीटर भी लगा दिया अक्रॉस L2, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट निकाल लें। पोटेंशियल डिफरेंस करंट क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सके। जो इसका रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, दैट गिव्स अस रेजिस्टेंस। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या थी इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के बाद? हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या थी? हमने ये पाया कि जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट की हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू से, वो हमने देखा कि जो लॉन्गर कंडक्टर था, विच इज L2, L2 इज ग्रेटर देन L1। ओके, तो जो लॉन्गर कंडक्टर था L2, वो उसकी रेजिस्टेंस शॉर्टर कंडक्टर L1 से ज्यादा थी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा कंडक्टर की लेंथ होगी, सेम मटेरियल से बनी हुई है, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, सेम मटेरियल से बनी हुई है, तो जितनी ज्यादा इसमें लेंथ होगी, जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा, उतनी ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, लेंथ कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ठीक है, हमने दो कंडक्टर लिए थे L1 और L2, और दोनों का मटेरियल भी सेम है, और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। बस हमने जो कंडक्टर लिया दूसरा वाला, वो डबल था साइज के पहले वाले के। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम था, मटेरियल भी बिल्कुल सेम था। हमने ऐसे कंडक्टर लिए। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ये ऐसे। सो L2 L1 के ग्रेटर था, L2 L1 के ग्रेटर था। और पाया क्या गया? रेजिस्टेंस ऑफ L2, दैट इज R2, was greater than resistance of R1। ऐसे हमने कंडक्टर लेकर कनेक्ट किए थे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, एवरीथिंग सेम, ओनली डिफरेंस वाज कि रेजिस्टेंस जो है, ओनली डिफरेंस वाज द लेंथ वाज डबल द फर्स्ट वन। ठीक है, समझ आ गया ये वाला फैक्टर? तो अगला फैक्टर करते हैं। ये नेक्स्ट फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
ओके। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें डिस्कस करना है कि अगर हम वायर की थिकनेस को चेंज कर दें, एक थिक वायर ले लें, एक थिन वायर ले लें, तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, हमें कंपेयर करना है। तो हम दो वायर्स ऐसी लेंगे जो बिल्कुल सेम मटेरियल से बनी है और सेम लेंथ की हैं। बस एक जो वायर है विच इज A1, वो A2 से थिकर है। ठीक है, तो इसको हमने सर्किट में लगाएंगे। जैसे A2 को हमने लगाया सर्किट में, एक बैटरी ले ली और उसके अंदर हमने जो है उसको कनेक्ट कर दिया A2 को, और फिर हमने की के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, एमीटर के साथ कनेक्ट किया और वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया। ऐसे ही A1 जो थिकर वायर है, आप देख भी सकते हो, वो ले ली, उसको भी हमने की के साथ कनेक्ट कर दिया, एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। और जब हमने इसकी की को स्विच ऑन किया, ठीक है, जब हमने इसकी की को स्विच ऑन किया तो इसमें से करंट फ्लो किया, इसमें से करंट फ्लो करेगा दोनों में से। और एमीटर और वोल्टमीटर की हमने ऑब्जर्वेशंस लेकर उनका रेशियो किया। और रेशियो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, V बाय I करना यानी रेजिस्टेंस, कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस ओम लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और पाया क्या, जो थिकर वायर थी A1 उसकी रेजिस्टेंस कम थी, और जो थिनर वायर थी A2 यानी जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, A2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, A1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, जो कि हमने ऊपर डायग्राम में भी देखा। तो हमने ये पाया कि रेजिस्टेंस थिकर वायर की कम है और थिनर वायर की ज्यादा है। इससे क्या दिखता है कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज थिकनेस। यानी अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा यानी थिकनेस बढ़ा दूंगा वायर की, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। और अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दूंगा यानी थिकनेस को कम कर दूंगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? सो अब अगर हमारे पास थिकर वायर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है, उसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक आपका रूम है मान लो, ठीक है, और दोनों तरफ गेट लगे हैं और भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, और एक गेट से घुसकर दूसरे गेट से बाहर जाना चाह रहे हैं। रूम के एक गेट से घुस रहे हैं अंदर और घुसकर दूसरे गेट से बाहर जाना चाह रहे हैं। ओके, और एक दूसरा रूम है जहां पर जो डोर लगा हुआ है जिससे लोग अंदर घुस रहे हैं, उसका साइज डबल है। तो किसमें से लोग ज्यादा आसानी से फ्लो कर पाएंगे, जिसका गेट डबल है उसमें से। ठीक है, गेट डबल है जिसका, उसमें से आसानी से ज्यादा जा पाएंगे, या गेट जिसका छोटा है। ठीक है, मान लो ये लोग हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किस में से ज्यादा आसानी से जा पाएंगे? ऑफ कोर्स जहां पर गेट बड़ा है वहां से लोग आसानी से उसके थ्रू आसानी से जा पाएंगे। कुछ इसी तरह से आप उसको समझ सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो अगर तो वो आसानी से अगर जा पाएंगे तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस कम है। जहां पे आसानी से वो नहीं जा पा रहे, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, समथिंग लाइक दिस। So now we know that resistance is directly proportional to length, and we also know that resistance is inversely proportional to cross sectional area. ठीक है, अगर वायर में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलता है आपका, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये हमारे को पता लग गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इफ वी कंबाइन दिस, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल L बाय A। ओके, एंड ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम
प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाएं और उसकी जगह कांस्टेंट लगाएं, तो एक कांस्टेंट हम लगाते हैं इसमें जिसको हम बोलते हैं रो। ओके, ये ऐसे टी जैसा दिखता है ये आपको, रो, ये हम लगाते हैं। सो रो एल बाई ए हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर ये रो क्या है यहाँ पर? ठीक है, रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। अब आप बोलोगे कि कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल माने क्या? तो एनसीईआरटी में आपको टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर रेजिस्टिविटीज दे रखी हैं। वो कांस्टेंट रेजिस्टिविटीज हैं फॉर पर्टिकुलर मटेरियल, कॉपर की, सिल्वर की, अलग अलग मेटल्स की। वहां पर कुछ एलॉयज की भी रेजिस्टिविटी दी हुई है, जैसे नाइक्रोम। तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि मटेरियल पे डिपेंडेंट है। अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगी। वो किस लिए बदलेगी? चाहे वो आप लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रख लो दो वायर्स का, लेकिन अगर आप डिफरेंट मटेरियल्स की लोगे तो रेजिस्टिविटी की वजह से उनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगी। सो रेजिस्टिविटी की अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं इसी ऊपर वाले फॉर्मूला से, कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। तो रेजिस्टिविटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर 1 ले लूं, इफ आई टेक एरिया टू बी 1 एंड लेंथ आल्सो टू बी 1, और ये वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं, देन रेजिस्टिविटी becomes equal to resistance. Okay, if area is 1, if area is equal to 1 and length is equal to 1, in such a case resistivity becomes equal to the resistance of the wire. So we can define it in this terms, that it is the resistance of a conductor having cross sectional area of 1 meter square and the length of 1 meter. ओके, एंड इसका जो एसआई यूनिट होता है रेजिस्टिविटी का, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यानी रो, इसका एसआई यूनिट इज ओम मीटर। अब ये ओम मीटर कैसे आया? तो हम जानते हैं रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर का यूनिट ओम आ गया, ओम को हम ऐसे भी लिख लेते हैं ये लूप के फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर होता है, अपॉन लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर से ये मीटर स्क्वायर में स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास? ओम मीटर। सो ये आपका यूनिट आ गया रेजिस्टिविटी का, यूनिट एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी which is rho. I hope this is clear to you, right? One thing more to be added to resistivity, जैसा हमने देखा ही है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो जाए और लेंथ 1 हो जाए तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बिकम इक्वल, विच मींस कि रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो अगर उस टेबल में हम देखें जिन जिन की भी रेजिस्टिविटीज कम है, जैसे सिल्वर हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, कॉपर हो गया 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8, एल्यूमिनियम हो गया 2.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ये लो
रेजिस्टिविटीज है। सो रेंज बिटवीन 10 to the power minus 8 ohm to 10 to the power minus 6 ohm लो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter लो रेजिस्टिविटी है, लो रेजिस्टिविटी, therefore लो रेजिस्टेंस। इसी तरह से मटेरियल्स कुछ ऐसे भी आपको टेबल में दिए, इसी तरह से मटेरियल्स कुछ आपको दे रखे हैं टेबल के अंदर, जैसे कि जिनकी रेजिस्टिविटी की रेंज काफी हाई है, जैसे ग्लास की दे रखी है 10 टू द पावर 10 से 10 टू द पावर 14, रबर की आपको दे रखी है 10 टू द पावर 13 टू 10 टू द पावर 16 है ना, ऐसे आपको दे रखा है। तो ये तो बहुत हाई रेजिस्टिविटी हो गई, वेरी 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 हाई रेजिस्टिविटी हो गई रबर ग्लास। तो उनकी जो रेंज है वो है 10 टू द पावर माइनस नहीं, 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 17। देखो यहाँ माइनस नहीं है, ओम मीटर, ओम मीटर। इनकी वेरी हाई रेजिस्टिविटी, वेरी हाई रेजिस्टिविटी। तो इनकी वेरी हाई रेजिस्टेंस होगी, ये इंसुलेटर्स हो जाएंगे। जैसे हमने ऊपर बोला था ना, लो रेजिस्टेंस तो गुड कंडक्टर्स थे, 10 to the power minus 8 ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter, these were good conductors, क्यों इनकी लो रेजिस्टिविटी है। लो रेजिस्टिविटी मींस लो रेजिस्टेंस, which means good conductor. Very very high resistivity means insulator। ठीक है, तो वेरी वेरी हाई रेजिस्टिविटी मींस वेरी हाई, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो ये इंसुलेटर्स हो गए, दीज आर इंसुलेटर्स। फिर बीच में कुछ अलॉयज भी दे रखे हैं आपको, ओके, जैसे टंगस्टन, उसकी भी बहुत हाई है रेजिस्टिविटी टंगस्टन की। मेटल है 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, ये हायर साइड पे है एज कंपेयर टू सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। टंगस्टन की हाई है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रिक बल्ब में एज अ फिलामेंट यूज करते हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम, इनकी रेजिस्टिविटी लो है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम लो रेजिस्टिविटी है, इसलिए इसको यूज कहां करते हैं, दे आर यूज्ड एज कंडक्टर्स। तो ये अब न्यूमेरिकल है, ये करेंगे जरा हम, लेट अस डू द न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन इज हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक bulb draw from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. Second part of this question is how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of heater coil is 100 ohm. फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, यानी यहां पर हमें आई निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो वोल्टेज हमारे को दे रखा है 220 वोल्ट्स। if the resistance of the bulb filament is 1200 volt ohms, so resistance हमें दे रखा है 1200 ohms। अब we know by ohms law v is equal to IR, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ohms law यूज करना है, ohms law से हो जाएगा ये, v is equal to IR हम जानते हैं। सो I is equal to करंट निकालना है तो v by R हो जाएगा, v by R। सो I will be equal to v is to 220, ठीक है, एंड R हमें दिया हुआ है 1200। इसको डिवाइड करेंगे, फटाफट से डिवाइड करेंगे अगर,
तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.18 एम्पेयर्स। अब बी पार्ट कर लेते हैं, लेट अस डू द बी पार्ट। बी पार्ट कर लेते हैं। अब बी पार्ट में क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिक, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक कॉइल ड्रॉ। तो यहाँ पे भी करंट ही निकालना है, आई। पोटेंशियल डिफरेंस सेम 220 वोल्ट ही दे रखा है, और रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखी है यहाँ पे इस बार। सो सेम फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू वी बाय आर यूज कर लेंगे इसमें। ओम्स लॉ से निकल के आता है ये फॉर्मूला। सो आई विल बी इक्वल टू वी, कितना हो गया, हमें दिया ही हुआ है 220। आर कितना हो गया, 100। तो ये आई विल बी इक्वल टू 2.2 एम्पेयर। ये आपका आंसर है। सो देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे को बिटवीन द टर्मिनल्स, इनिशियली 60 वोल्ट्स ये बोल रहे हैं हम लोग, और जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो 4 एम्पेयर हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स। अब निकालना क्या है, करंट निकालना है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 120 हो जाता है तो कितना करंट वो ड्रॉ करेगा, ये निकालना है हमारे को। सो पहले तो आपको ना रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसका, हीटर का। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है। वो ओम्स लॉ हमें पता है, V इज इक्वल टू आई आर। इससे रेजिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन आई। सो V आपको दे रखा है, तो R इज इक्वल टू, V आपको दे रखा है 60 और I आपको दे रखा है 4। सो दिस कम्स आउट टू बी 15 ओम्स। ये तो हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब आगे चलेंगे। अब हमारे को निकालना है कि ये करंट कितना ड्रॉ करेगा। रेजिस्टेंस तो आ गई हमारे पास, करंट निकालना है। और पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने कहा कि अगर हम 120 वोल्ट्स कर देते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम 120 वोल्ट्स कर देते हैं, और रेजिस्टेंस हमारे पास आ ही चुकी है 15 ओम, तो हमें करंट निकालना है। तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू V बाय आर है। सो I इज इक्वल टू V is 120 and R is 15, so I is equal to हमारा 8 एम्पेयर। ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके, सो क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। सो लेंथ दे रखी है, तो हम L इज इक्वल टू 1 मीटर, मीटर ऐसा यूनिट है, ठीक है। इज 26 ओम। सो ये रेजिस्टेंस दे रखी है 26 ओम। सो ये मैंने लिख लिया। एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर ये दे रखा है, फिक्स टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर को हम क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है इसको यूज करने की। ये सिर्फ ये कह रहा है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज, इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज, ये कह रहे हैं 0.3 mm, ठीक है। तो डायमीटर D दे रखा है आपको, डायमीटर D दे रखा है 0.3 mm। तो इसको हमने इससे रेडियस निकालना होगा। तो R रेडियस इज इक्वल टू, इसका हाफ हो जाएगा, तो 0.15 mm। अब ये मिलीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर
-4। ये -4 कैसे आया? ये जो डेसिमल था यहां से मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो एक माइनस की पावर बढ़ गई इसकी वजह से। सो रेजिस्टेंस बिकम 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, रेडियस रेडियस आ गई 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, इसको डेसिमल को शिफ्ट करके। 10 टू द पावर -3 समझ में आ गया ना कैसे आया? मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने का मतलब हुआ 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। कंडक्टर का हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज्यूम करते हैं कि कंडक्टर सिलेंड्रिकल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा इसका। तो सर्कल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे। ठीक है, सो एरिया विल बी इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय ये 22/7 की जगह क्या ले सकते हो? पाई की वैल्यू डेसिमल्स में क्या होती है? 14 जोर से बोलिए। 3.14 यस, 3.14 भी ले सकते हैं, तो 3.14 ले लेते हैं। वैसे तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर ही आना है 3.14 इंटू, ठीक है, रेडियस कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और इसका स्क्वायर करना है हमने, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको अब खोल के अगर लिखेंगे, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -8। हम यहाँ पे ना m टू द पावर n टू द पावर a टू द पावर m टू द पावर n वाला जो वो आपका पावर नोटेशन का कंसेप्ट है ना, मैथमेटिक्स का छोटी क्लासेस में किया होगा आपने, उसको यूज कर रहे हैं। तो ये पावर 2 की पावर इसको भी दी, तो ये 2.25 हो गया, ये 2 की पावर इसको भी मिली, तो ये मल्टीप्लाई हो गई पावर्स, तो 4 इंटू 2 8 हो गई है आपकी। ऐसे ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। अब हम रो का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि इन्होंने रेजिस्टिविटी निकालने के लिए बोला है। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो रो इज इक्वल टू, यानी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस 26 दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -8, और लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर, तो ये अपॉन 1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा। तो इसको सॉल्व करा हमने, और हमारे पास वैल्यू आई 183.69 इंटू 10 टू द पावर -8। अब डेसिमल को अब हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो माइनस की पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1.83 इंटू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया।